बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन पीएमसी नेशनल एमडीकेट 2022 बायोलॉजी प्रिपरेशन सीरीज के सिलसिले का आज हम लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। और गुज़िश्ता लेक्चर में भी हम सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के हवाले से कुछ टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं और उन्हीं को आगे अभी जारी रखते हुए तो आज के इस लेक्चर में जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जिन टॉपिक्स को हमने कवर करना, उसमें सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के सिलसिले में वैक्यूल्स को आज कवर करेंगे हम, साइटोस्केलेटन, सेंट्रियोल्स और माइटोकॉन्ड्रिया। ये टॉपिक्स इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में हम कवर करते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं वैक्यूल्स की। देखिए वैक्यूल्स क्या होते हैं। वैक्यूल्स बेसिकली ये स्मॉल वेजिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं। खास तौर पर जहां तक एनिमल सेल का ताल्लुक है तो इनको स्मॉल वेजिकुलर स्ट्रक्चर के तौर पर डिफाइन किया जाता है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर ये कंपैरेटिवली लार्जर साइज के होते हैं। इन जनरल इनको स्मॉल वेजिकुलर स्ट्रक्चर कहा जाता है। वेजिकुलर से क्या मुराद होगी? वेजिकुलर से मतलब होगा कि स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, स्फेरिकल सैक लाइक, इस तरह से ये सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं। आपको ये जितने भी ऑर्गेनल्स बताए जा रहे हैं, इन तमाम ऑर्गेनल्स में आपने ये जरूर याद रखना है कि कौन से ऑर्गेनल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है और कौन से डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये वैक्यूल्स सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं। वैक्यूल्स प्लांट और एनिमल सेल के अंदर इनका कॉन्सेप्ट डिफरेंट होता है। जैसे मैं भी आपको बता रहा हूं कि प्लांट एनिमल सेल में वैक्यूल्स को स्मॉल वेजिकुलर स्ट्रक्चर का स्टेटस हासिल है, और एक एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल्स की दो अकसाम होती हैं। वन ऑफ देम आर कॉल्ड फूड वैक्यूल और दूसरे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इन दोनों का जिक्र हम ऑलरेडी लाइसोसोम वाले टॉपिक के अंदर कर चुके हैं। इंट्रासेलुलर डाइजेशन के अंदर आपने इन दोनों का रोल देखा था। तो ये फूड वैक्यूल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, दीज आर वैक्यूल्स ऑफ एनिमल सेल। इन वैक्यूल्स का ओरिजिन कैसे होता है ये बात भी आप ऑलरेडी समझ चुके हैं। जैसे फूड वैक्यूल अमूमन फॉर्म होता है जब कोई सेल फैगोसाइटोज करता है फूड को, और एज अ रिजल्ट ऑफ फैगोसाइटोसिस ऑफ द फूड सेल मेम्ब्रेन अंदर इन्विजिनेट होती है, और इसकी इस इन्विजिनेशन के नतीजे में वो फूड एक वेजिकल में इनक्लोज हो जाएगा। दैट वेजिकल इज नोन एज फूड वैक्यूल। सो इस तरह से ये फूड वैक्यूल वजूद में आएगा, और इसका रोल क्या हो जाएगा? दिस फूड वैक्यूल इज इन्वॉल्व इन स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, इसके पास फूड का स्टोरेज होगा, लेकिन ये स्टोरेज कोई ज्यादा परमानेंट स्टोरेज नहीं है। दिस स्टोरेज ऑफ फूड इज टेम्परेरी, और ये फूड अल्टीमेटली डाइजेस्ट होना होता है। इस फूड वैक्यूल के अंदर जो फूड स्टोर होता है वो अल्टीमेटली डाइजेस्ट होना होता है। याद रखिए कि फूड वैक्यूल के अंदर फूड भी हो सकता है, और अगर कोई जैसे हमारे बॉडी के मैक्रोफेजेस अगर ये इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो मैक्रोफेजेस हो सकता है कि किसी फॉरेन बॉडी को भी वो इस तरह इनगल्फ करें। कोई बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, कोई वायरसेस भी हो सकते हैं, कोई कैंसरस सेल्स भी हो सकते हैं जो इस तरह से फूड वैक्यूल के अंदर इनक्लोज हो रहे हों। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रहे कि जो मैक्रोफेजेस हैं वो मुख्तलिफ तरह की चीजों की एनगल्फिंग करते हैं, उनकी फैगोसाइटोसिस करते हैं, और वो सभी चीजें इस तरह से वैक्यूल के अंदर स्टोर हो रही होती हैं। लेकिन फिर ये सेल अपने फूड वैक्यूल की सूरत में उस एनगल्फ किए हुए फूड को पेश कर देता है टू द प्राइमरी लाइसोसोम। तो इस तरह से प्राइमरी लाइसोसोम और इस फूड वैक्यूल की फ्यूजन से एक और स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज सेकेंडरी लाइसोसोम। सो यूं एक सेकेंडरी लाइसोसोम वजूद में आ जाएगा। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि फूड वैक्यूल की फेट क्या होगी, तो फूड वैक्यूल has to combine with, has to fuse with primary lysosome and to become secondary lysosome। ये इसकी फेट हो सकती है। और अल्टीमेटली फिर जब ये सेकेंडरी लाइसोसोम में डाइजेशन की एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डाइजेशन डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स तो सेल के अंदर सारी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स हो जाएंगी, लेकिन जितना अनडाइजेस्टेड वेस्ट रह जाएगा वो एक छोटे से वेजिकल की फॉर्म में यहां पर रह जाता है। दैट स्मॉल वेजिकल विच कंटेन्स अनडाइजेस्टेड वेस्ट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्टाइल। उसे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहा जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यूं वजूद में आ रहा है।
कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एक्चुअली ओरिजिनेट्स फ्रॉम सेकेंडरी लाइसोसोम। लेकिन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ये इसके अलावा और भी काम करते हैं। इस अनडाइजेस्टेड वेस्ट की रिमूवल के साथ साथ, ये अनडाइजेस्टेड वेस्ट अल्टीमेटली जब ये फ्यूज करेगा सेल मेम्ब्रेन के साथ तो इस तरह से अनडाइजेस्टेड वेस्ट को ये एक्सोसाइटोज कर देगा। लेकिन एनिमल सेल के अंदर ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है जिसने ये रिमूवल की अनडाइजेस्टेड वेस्ट की, सो रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट के साथ साथ इसका बड़ा अहम काम और भी है। और वो अहम काम क्या है? जैसे बाज फ्रेश वाटर यूनिसेलुलर जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, ये यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर प्रोटिस्ट हैं। बेसिकली ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं, इनको ट्रू एनिमल्स नहीं कहा जाएगा, ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं जैसे अमीबा या पैरामीशियम वगैरह। तो इनकी बॉडी में वैक्यूल्स ऑस्मोरेगुलेटरी स्ट्रक्चर के तौर पर भी वर्क कर रहे होते हैं, क्योंकि ये अमीबा टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे लिव इन फ्रेश वाटर, और इनका ये जो फ्रेश वाटर होता है दिस इज एक्चुअली हाइपोटोनिक फॉर देम। हाइपोटोनिक का मतलब है कि एक ऐसा environment which contain more water and less solutes, and therefore when such animal like protists are present in such environment, water is uptaken by them। तो you constantly water का ये passive uptake हो रहा होता है। this passive uptake of water जो इस fresh water environment में हो रहा है, इसकी वजह से इनको एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ड्यू टू दिस पैसिव अपटेक ऑफ वाटर क्या होगा कि इनके अंदर फ्लडिंग हो जाएगी, और चूंकि इनके बाहर कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग इन द फॉर्म ऑफ सेल वॉल नहीं है, लिहाजा इस ज्यादा वाटर के अपटेक करने की वजह से ये क्या कर जाएंगे, बस्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो बस्टिंग इनमें हो सकती है, इनकी लाइसिस हो सकती है। इस तरह की जो बस्टिंग होती है, इस तरह की जो लाइसिस होती है उसे कहा जाता है ऑस्मोटिक लाइसिस। व्हाट इज दिस? दिस इज नोन एज ऑस्मोटिक लाइसिस। इस चीज को ऑस्मोटिक लाइसिस कहा जाएगा। यानी ये अमीबा टाइप के ऑर्गेनिज्म ऑस्मोटिक लाइसिस का शिकार हो सकते हैं। ऑस्मोटिक लाइसिस क्यों कहा जा रहा है इसे? क्योंकि ये एज अ रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस ये लाइसिस हो रहा है। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, तो चूंकि ये ऑस्मोसिस के नतीजे में लाइसिस हो रहा है, इस वजह से ऑस्मोटिक लाइसिस कहलाएगा। तो इस ऑस्मोटिक लाइसिस को प्रिवेंट करने के लिए, देखो प्लांट सेल के अंदर तो ऑस्मोटिक लाइसिस या बैक्टीरिया में ऑस्मोटिक लाइसिस इज प्रिवेंटेड बाय द सेल वॉल, बट इन द एनिमल सेल हाउ दिस ऑस्मोटिक लाइसिस इज प्रिवेंटेड? तो इस ऑस्मोटिक लाइसिस को प्रिवेंट करने के लिए यही कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यहां पर यूटिलाइज होते हैं। ये जितना भी एक्सेस वाटर इन सेल्स के अंदर अपटेक हो रहा होता है, दैट एक्सेस वाटर इज अपटेकन बाय द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, एंड टाइम टू टाइम दीज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल रिमूव दैट एक्स्ट्रा वाटर आउट ऑफ द सेल। इस तरह से ये सेल के अंदर वाटर के लेवल को रेगुलेट करने में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये इनका ऑस्मो रेगुलेटरी रोल कहलाएगा। ठीक है, तो आपने ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का ये एक अलहदा फंक्शन, इसको भी याद रखना है। अगरचे ये फंक्शन डिटेल से यहाँ सेल वाले पोर्शन में गिवन नहीं है, आप जो ऑस्मो रेगुलेशन होम्योस्टेसिस का चैप्टर पढ़ते हैं वहां पर इस बात का जिक्र मिलता है हमें। लेकिन अगरचे वो होम्योस्टेसिस का टॉपिक पीएमसी ने इंक्लूड नहीं किया हुआ, लेकिन आपको ये चीजें भी जरूर साथ कवर करनी है, चूंकि ये वैक्यूल के साथ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है भाई, तो ये था वैक्यूल्स का अहवाल एनिमल सेल के अंदर। अब जरा बात करते हैं प्लांट सेल के अंदर, चूंकि मैंने आपको बताया कि वैक्यूल्स का कॉन्सेप्ट एनिमल और प्लांट सेल में थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। तो प्लांट सेल के अंदर जहां तक वैक्यूल की बात है, तो वैक्यूल प्लांट सेल में, एक यंग प्लांट सेल में तो बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं। एक यंग प्लांट सेल वो एनिमल सेल की तरह ही हो सकता है। एक यंग प्लांट सेल, उसमें न्यूक्लियस अमूमन सेंटर के अंदर मौजूद होता है। सपोज दिस इज अ यंग प्लांट सेल, तो इस यंग प्लांट सेल में न्यूक्लियस अमूमन सेंटर में मौजूद होगा और छोटे छोटे से बहुत सारे वैक्यूल्स इसके पास मौजूद होंगे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम दोज स्मॉल वैक्यूल्स आर ग्रेजुअली फ्यूज टुगेदर, इनमें कोलेसेंस होता जाता है। कोलेसेंस, कोलेसेंस का मतलब है कि ये आपस में फ्यूज करते जाते हैं, इनमें फ्यूजन हो रही है। कोलेसेंस का मतलब है फ्यूजन।
तो ये आपस में फ्यूज करते जाते हैं जैसे जैसे सेल मैच्योर होता रहेगा, और इनकी फ्यूजन से अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज फॉर्म्ड. दिस लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लांट सेल. जब हम प्लांट और एनिमल सेल को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसमें ये एक रिकग्निशन फैक्टर होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, जिससे हम पहचानते हैं कि ये एनिमल सेल है या प्लांट सेल है. सो दिस लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द प्लांट सेल. और याद रखिए कि अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मैच्योर प्लांट सेल, नॉट अ यंग प्लांट सेल. अच्छा, फिर एक और इंटरेस्टिंग बात देखिए कि दिस लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज द प्रॉपर्टी ऑफ parenchyma cell, parenchyma and the collenchyma cells. Parenchyma and collenchyma ये दो living cells की types हैं. These both of them are living cells in the plant. But beside them, there are certain dead cells in plants which are known as sclerenchyma. ये जो sclerenchyma cells होते हैं, sclerenchyma, these sclerenchyma don't have vacuole. इनके पास कोई वैक्यूल मौजूद नहीं है. दे डोंट हैव वैक्यूल, क्योंकि इनके पास अंदर प्रोटोप्लाज्म ही मौजूद नहीं है, तो इस वजह से इनके पास वैक्यूल भी मौजूद नहीं होगा. लेकिन पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा जो कि प्लांट के परमानेंट सेल्स हैं, when they get maturity they have a large central vacuole, but when they are young, at that time they have many small vacuole. तो प्लांट सेल के अंदर ये जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, इसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं. फॉर एग्जांपल, दिस लार्ज सेंट्रल वैक्यूल हैज अ स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन नोन एज टोनोप्लास्ट. कीप इन योर माइंड दैट दिस टर्म इज अप्लाइड ओनली फॉर द मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल वैक्यूल. एनिमल सेल वैक्यूल इज नॉट नोन एज टोनोप्लास्ट, उसके लिए कोई स्पेसिफिक टर्म अलग से नहीं है. तो why we have given this specialized term to this membrane? Actually ये जो टोनोप्लास्ट है, it has some unique properties जिसकी वजह से उसको ये नाम दिया गया है. मिसाल के तौर पर, जैसे टोनोप्लास्ट is rich in transporter proteins. It is rich in transporter molecules. Transporter proteins क्या होती हैं? The transporter proteins are the channels. These are the channels or carriers by which materials are moved across the membrane. So ये transporter proteins यहाँ पर टोनोप्लास्ट के अंदर बहुत richly available हैं. Because of these proteins, plant cell vacuole frequently materials को अपने साइटोप्लाज्म के साथ exchange कर रहा होता है. Especially it uptakes extra materials, whether those are वेस्ट मटेरियल और दोज आर यूजफुल मटेरियल, उन सभी को ये अपटेक करता जाएगा और अपने अंदर स्टोर करता जाएगा. तो इस तरह से इन वैक्यूल्स की स्टोरेज की वजह से दिस प्लांट सेल वैक्यूल एक्ट एज स्टोर हाउस. तो अगर आपसे प्लांट सेल में स्टोर हाउस का पूछा जाए कि विच वन इज द स्टोर हाउस, तो उसमें ना सिर्फ साइटोप्लाज्म को स्टोर हाउस का दर्जा हासिल होगा, बल्कि इसके साथ साथ ये जो वैक्यूल है ये भी स्टोर हाउस के तौर पर एक्ट करता है. ठीक है, एनिमल सेल के अंदर इसको टिपिकली स्टोर हाउस नहीं कहा जाता, अगरचे वो फूड की स्टोरेज अभी मैंने पॉइंट आउट की है, लेकिन वो टेम्परेरली थोड़ी देर के लिए फूड उसके अंदर प्रोसेस करता है और उसके बाद फिर उसे डाइजेस्ट हो जाना होता है. तो इस वजह से वो कोई टिपिकल स्टोर हाउस नहीं है. तो स्टोर हाउस कम से कम ये टर्म उस चीज के लिए हम यूज करेंगे जहां पर ज्यादा देर के लिए कोई चीज स्टोर हो रही होती है. तो प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म के साथ साथ ये वैक्यूल भी उनका एक स्टोर हाउस है. अच्छा, इस वैक्यूल में आप देखेंगे कि और भी कुछ फंक्शंस इसके अकाउंट में हम इंक्लूड कर सकते हैं. मिसाल के तौर पर, जब ये प्लांट सेल के अंदर मटेरियल्स को स्टोर कर लेता है, तो मटेरियल स्टोर करने के साथ साथ ये वाटर को भी स्टोर करता है. तो इस तरह से प्लांट सेल में जो एक्स्ट्रा वाटर है वो भी इसके अंदर आकर दाखिल होता रहता है और आहिस्ता आहिस्ता इसका वॉल्यूम बढ़ता रहता है. और जैसे जैसे ये वैक्यूल एक्सपैंड करेगा ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स एज वेल एज वाटर, तो इस एक्सपेंडिंग वैक्यूल की वजह से साइटोप्लाज्म बिगिन टू पुश अगेंस्ट द सेल वॉल. आप देख रहे हैं ये साइटोप्लाज्म के ऊपर एक पुशिंग प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है. वैक्यूल जो कि एक्सपैंड कर रहा है, तो दिस एक्सपेंडिंग वैक्यूल एक्सर्ट्स द प्रेशर अपॉन द साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म इन टर्न पुट्स दिस प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल.
यू इस तरह से सेल वॉल के ऊपर ये प्रेशर एक्सर्ट होगा बाय द साइटोप्लाज्म. सो दिस पुशिंग प्रेशर ऑफ द साइटोप्लाज्म ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ द वैक्यूल इज नोन एज अ टर्गर. सो दिस टर्गर प्रेशर इज डेवलप्ड बाय द वैक्यूल. असल में देखो ये टर्गर कैसे स्टैब्लिश हो रहा है. टर्गर को डिफाइन करते हुए हम ये कहते हैं कि साइटोप्लाज्म ने जो सेल वॉल को पुश किया है ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ द वैक्यूल, इसको टर्गर प्रेशर कहा जाएगा. लेकिन हकीकत में अगर पूछा जाए आपसे कि भाई ये टर्गर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, साइटोप्लाज्म रिस्पॉन्सिबल है या वैक्यूल, तो आपने फिर वैक्यूल को प्रेफर करना है. ठीक है, वैसे डिफाइन करते हुए अगरचे ये वर्डिंग यूज की जा रही होती है कि टर्गर इज द पुशिंग प्रेशर ऑफ साइटोप्लाज्म अगेंस्ट द सेल वॉल ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ द वैक्यूल. बट अगर किसी क्वेश्चन में यूं पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग develops turgor या which of the following is responsible for the turgor pressure in the plant cell, तो उसमें ऑप्शन दिए हुए हो साइटोप्लाज्म और वैक्यूल, तो आपको वैक्यूल को प्रेफर करना है. ठीक है भाई. तो दिस टर्गर हैज इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट्स लाइफ. ये जो टर्गर है ये खास तौर पर जो यंग प्लांट्स होते हैं या सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, उनके अंदर इसका एक बड़ा सिग्निफिकेंट रोल है कि ड्यू टू दिस टर्गर यंग प्लांट्स or the soft parts of the plants have got some sort of support, mechanical support इस टर्गर की वजह से इनके अंदर हासिल हो रही होती है. हालांकि अभी सेकेंडरी सेल वॉल डिपॉजिट नहीं हुई होती इन यंग पार्ट्स के अंदर या सॉफ्ट पार्ट्स में, जिसकी वजह से वो पार्ट्स बहुत ज्यादा सपोर्टिव हो. तो उस वक्त अभी बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेल वॉल ये वैक्यूल ही है जो इन सेल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा. आपने देखा होगा कि ये जो ग्रासेस के लीव्स होते हैं दे रिमेन इरेक्ट बिकॉज ऑफ दिस टर्गर, एंड इफ दिस टर्गर इज लॉस्ट देन व्हाट विल हैपन, द लॉस ऑफ टर्गर इज नोन एज विल्टिंग. ये टर्म भी आप याद रखिए, लॉस ऑफ टर्गर. अगर ये टर्गर लॉस हो जाए देन व्हाट विल हैपन, सो लॉस ऑफ टर्गर लीड्स टू विल्टिंग. प्लांट विल्ट कर जाएगा यानी मुरझा जाएगा. ठीक है, तो ये आपने प्लांट सेल वैक्यूल के स्पेशल रोल्स याद रखने के, एक तरफ ये स्टोर हाउस है और दूसरी तरफ ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है प्लांट सेल को बाय मींस ऑफ टर्गर. अच्छा, तो ये थी वैक्यूल की कहानी. अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो उसमें आप देखिए कि साइटोस्केलेटन इज अनदर कंपोनेंट ऑफ द सेल. साइटोस्केलेटन बेसिकली दिस टर्म इज अप्लाइड टू जी. आदिल सज्जाद क्या कह रहे हैं बेटे? सर जो आपने जिस तरह बताया कि ये सर जो सॉफ्ट और यंग पार्ट्स होते हैं सर, इनको मैकेनिकल सपोर्ट मिल रही होती है, उस टाइम सेकेंडरी सेल वॉल डिपॉजिट नहीं हुई होती. बिल्कुल किया है सर आपने. जी बिल्कुल, यानी हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि सेकेंडरी सेल वॉल ये जैसे जैसे प्लांट मैच्योरिटी गेन करता जाता है और उसके अंदर वो स्क्लेरन कायमा टाइप के सेल्स स्टैब्लिश होते हैं, तो तब सेकेंडरी सेल वॉल बनेगी. अच्छा, तो साइटोस्केलेटन टर्म इज बेसिकली यूज्ड फॉर 3 डिफरेंट काइंड ऑफ फिब्रस स्ट्रक्चर्स. 3 किस्म के फिब्रस स्ट्रक्चर्स हैं जिनको कलेक्टिवली साइटोस्केलेटन कहा जाता है. और ये टर्म दरअसल इन फिब्रस स्ट्रक्चर्स को इनकी मैकेनिकल सपोर्ट की वजह से प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि ये भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सेल में. अभी तक आप देखिए सेल वॉल के मुतालिक आप ये रोल पढ़ चुके हैं और हमने कुछ हद तक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में भी इस चीज का इजहार किया था कि ये भी मैकेनिकल सपोर्ट का सबब बनते हैं. और फिर अभी आपने ये वैक्यूल भी नोट कर लिया प्लांट सेल के अंदर मैकेनिकल सपोर्ट. अब आप देखिए कि साइटोस्केलेटन ये भी मैकेनिकल सपोर्ट में इन्वॉल्व है. असल में ये 3 किस्म के फाइबर्स, उनमें से एक को कहा जाता है माइक्रोफिलामेंट, और ज्यादातर चूंकि माइक्रोफिलामेंट एक्टिन के बने हुए होते हैं इस वजह से इनको एक्टिन फिलामेंट्स भी कहा जाता है. बेसिकली दीज आर माइक्रोफिलामेंट्स. दूसरे टाइप की जो यहाँ पर फिब्रस स्ट्रक्चर्स आपके सामने नजर आ रहे हैं वो हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, और तीसरे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर आल्सो नोन एज माइक्रोट्रेबेक्यूली. ठीक है, तो ये माइक्रोट्रेबेक्यूली या इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. असल में ये जो नेम हमने इनको दिए इनके स्ट्रक्चर की वजह से दिए हैं. वर्ड फिलामेंट का मतलब ये होता है सॉलिड फाइबर, यानी वो अंदर से हॉलो नहीं होगा, सॉलिड होगा. बट टिब्यूल टर्म इज यूज फॉर
a tube like structure which is hollow from inside. तो देखिए ये माइक्रोफिलामेंट ये भी सॉलिड स्ट्रक्चर्स हैं, और जो माइक्रोट्रेबेक्यूली इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं दे आर आल्सो सॉलिड स्ट्रक्चर, बट ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं दे हैव हॉलो कोर इनसाइड इट, ठीक है, ये इस तरह से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड माइक्रोट्यूब्यूल। और इसके अलावा इनका जो डायमीटर है वो इनकी नेम का सबब बन रहा है, ना सिर्फ स्ट्रक्चर बल्कि इसके साथ साथ इनका जो डायमीटर है, जैसे माइक्रोफिलामेंट सबसे कम डायमीटर रखते हैं अप्रोक्सीमेटली 7 नैनोमीटर, और जबकि माइक्रोट्रेबेक्यूली इंटरमीडिएट फिलामेंट्स दे हैव अप्रोक्सीमेटली 10 नैनोमीटर साइज, और जबकि माइक्रोट्यूब्यूल्स ये 25 नैनोमीटर थिकनेस रखते हैं। लेकिन मसल सेल्स के अंदर ये जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं वहां पर इनको मायोफिलामेंट्स के नाम से जाना जाता है। आपने स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, तो वो जो मायोफिलामेंट्स हैं दोज मायोफिलामेंट्स आर एक्चुअली द टाइप ऑफ द माइक्रोफिलामेंट्स, और वहां ये मायोफिलामेंट्स दो स्पेशलाइज किस्म के मायोफिलामेंट्स हैं। वन ऑफ देम आर कॉल्ड थिन मायोफिलामेंट्स जिनका डायमीटर तो यही 7 नैनोमीटर है, दैट आर एक्टिन, और जबकि दूसरे इनमें कहलाते हैं थिक मायोफिलामेंट्स। द थिक मायोफिलामेंट्स हैव अप्रोक्सीमेटली 16 नैनोमीटर डायमीटर, यानी इवन उनका जो डायमीटर है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट से भी ज्यादा होता है, बट इनफैक्ट वो भी माइक्रोफिलामेंट वाली कैटेगरी में इंक्लूड किए जाते हैं। तो ये आपने एक एक्सेप्शनल केस याद रखना है कि माइक्रोफिलामेंट्स व्हिच आर वेरी मच अबंडेंट इन skeletal muscle cell where they are specially known as myofilament, वहां पर ये खास टर्म इनके लिए यूज की जाती है, दैट इज मायोफिलामेंट। अच्छा, अब इनकी मजीद अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स कंपेयर करें और इनके रोल को एनालाइज करें तो आप देखेंगे इस टेबल के अंदर कि माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल, इन तीनों की केमिकल कंपोजिशन में वाज़ेह तौर पर फर्क नजर आ रहा है। जैसे माइक्रोफिलामेंट्स ये मेनली एक्टिन के बने हुए, और जैसे अभी मैंने बताया कि स्केलेटल मसल सेल के अंदर दे मे बी मेड अप ऑफ मायोसिन, ठीक है, वहां पर ये मायोसिन के भी बने हुए हो सकते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में केराटिन या विमेंटिन या लेमिन और सम अदर काइंड ऑफ प्रोटीन्स मे बी प्रेजेंट, बट माइक्रोट्यूब्यूल्स आर ऑलवेज मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। यहां पर ये दो किस्म की ट्यूबुलिन है, अल्फा ट्यूबुलिन एंड बीटा ट्यूबुलिन, जो कि डायमर की फॉर्म में होते हैं। मैं अभी आपको ये स्ट्रक्चर के अंदर एक्सप्लेन करता हूं कि किस तरह से इनका स्ट्रक्चर है। देखो यहां ये जो एक्टिन है, आपने सेकेंडरी वाले पोर्शन के अंदर ये थिन और थिक मायोफिलामेंट का बहुत डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। उसमें ये जो थिन मायोफिलामेंट्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ एक्टिन। इसके साथ साथ एक्टिन के साथ ट्रोपोमायोसिन भी इनके अंदर मौजूद होती है और ट्रोपोनिन्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये जो तीनों प्रोटीन्स हैं ये स्पेशली जो स्केलेटल मसल के माइक्रोफिलामेंट्स होंगे वहां पर होंगी। अदरवाइज नॉर्मली दीज माइक्रोफिलामेंट्स आर मेड अप ऑफ 2 चेन्स ऑफ द एक्टिन। एक्टिन की 2 चेन्स आपस में इस तरह से ट्विस्ट कर रही होती हैं। इन एक्टिन चेन्स में ये जो एक सिंगल ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड ग्लोब्यूलर एक्टिन, एंड सेवरल ग्लोब्यूलर एक्टिन कंबाइन टुगेदर टू मेक फिब्रस एक्टिन, एंड इन दिस वे 2 फिब्रस एक्टिन ट्विस्ट अबाउट ईच अदर टू मेक दिस माइक्रोफिलामेंट, ठीक है। जबकि इंटरमीडिएट फिलामेंट ये केराटिन सब यूनिट्स पर मुश्तमिल हो सकते हैं या विमेंटिन, ये इस तरह केराटिन या विमेंटिन के सेवरल स्ट्रिंग्स होते हैं जिनकी आपस में ट्विस्टिंग से ये फॉर्म होंगे। जैसे बाज़ जो विमेंटिन के बने हुए इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं वो 3 विमेंटिन के स्ट्रिंग्स होंगे जिनकी आपस में ट्विस्टिंग से ये फॉर्म होते हैं। लेकिन माइक्रोट्यूब्यूल्स आर ऑलवेज मेड अप ऑफ द सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ ट्यूबुलिन डायमर्स। देखो ये ट्यूबुलिन डायमर, एक सिंगल ट्यूबुलिन डायमर, उसके अंदर ये 2 तरह के ट्यूबुलिन नजर आ रहे हैं, एक अल्फा ट्यूबुलिन और दूसरा बीटा ट्यूबुलिन। इस तरह के सेवरल ट्यूबुलिन्स ये सर्कुलरली इस तरह से एक सेंट्रल एक्सिस के अबाउट रोटेट करते जाते हैं, एंड इन दिस वे अ हॉलो कोर इज एस्टैब्लिश इनसाइड देम और एक ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर इसकी मजीद प्रॉपर्टीज में आप इनके फंक्शंस को कंपेयर कर सकते हैं। तीनों ये जो फाइबर्स हैं ये बेसिकली साइटोस्केलेटन है, यानी स्केलेटन ऑफ द सेल, और इस हवाले से ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करें। किस तरह से? जैसे माइक्रोफिलामेंट्स दे मेंटेन सेल शेप बाय रेजिस्टिंग टेंशन। टेंशन का मतलब है कि अगर कोई पुलिंग फोर्स बाहर से अगर सेल को कोई पुल करने के वाली फोर्स है तो उसको ये रेजिस्ट करेंगे
इस तरह से सेल शेप को ये मेंटेन रखेंगे। एंड सेम इज ट्रू फॉर द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, दे आल्सो मेंटेन द सेल शेप बाय रेजिस्टिंग टेंशन, यानी ये भी पुल को प्रिवेंट करते हैं। बट द माइक्रोट्यूब्यूल्स ये पुश को प्रिवेंट करते हैं, दे रेजिस्ट द कंप्रेशन, यानी अगर कोई चीज बाहर से प्रेशर एक्सर्ट करे तो ऐसी सूरत में सेल की शेप डैमेज ना हो पाए, इस चीज को इंश्योर करेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये इस लिहाज से साइटोस्केलेटन कहलाते हैं, क्योंकि तीनों ने मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड किए और शेप को मेंटेन करने में इन्वॉल्व हुए। माइक्रोफिलामेंट्स ये इसके अलावा और फंक्शंस में भी इन्वॉल्व हैं। दरअसल माइक्रोफिलामेंट्स नॉर्मली ये सेल मेम्ब्रेन की इनर साइड पर डिपॉजिटेड होते हैं। जैसे हमने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ते हुए भी जिक्र किया था कि वहां पर सेल मेम्ब्रेन की इनर साइड पर इस तरह से सेवरल फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई दे रहे थे। दोज आर एक्चुअली माइक्रोफिलामेंट्स जो सेल मेम्ब्रेन की इनर सरफेस पर मौजूद हैं। और ये जो इनर सरफेस पर मौजूद माइक्रोफिलामेंट्स हैं, दे आर नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट नोन एज साइक्लोसिस, बल्कि इसके साथ साथ जो स्यूडोपोडिया की स्टैब्लिशमेंट है उसमें भी ये हेल्प करते हैं, यानी ये सेल की मोटिलिटी बाय मींस स्यूडोपोडिया उसमें भी हेल्प कर रहे हैं। और जैसे मैंने बताया था कि मसल सेल के अंदर दे आर वेरी मच अबंडेंट, द मसल साइटोप्लाज्म इज फुल ऑफ द माइक्रोफिलामेंट, जिनको वहां पर मायोफिलामेंट का नाम दिया जाता है। तो ये इस लिहाज से मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी इन्वॉल्व है। और इसके साथ साथ ये सेल डिवीजन एनिमल सेल के अंदर स्पेशली जब साइटोकाइनेसिस का वक्त आता है, जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होने लगता है, तो उस वक्त यही माइक्रोफिलामेंट्स एक क्लीवेज डेवलप करते हैं और साइटोप्लाज्म टू हाफ्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, प्लांट सेल के अंदर तो साइटोकाइनेसिस में वो सेल प्लेट बनी थी ना, हमने लास्ट लेक्चर में जिक्र किया था, जो गोल्जी वेसिकल्स के जरिए बनी थी। बट इन केस ऑफ एनिमल सेल ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस द माइक्रोफिलामेंट्स डेवलप क्लीवेज, जिसकी वजह से पेरेंट साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स। अच्छा, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का मजीद आप रोल देखें कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंकर द न्यूक्लियस इन सम अदर ऑर्गेनल्स। अगर आप ये दोबारा इस डायग्राम के ऊपर गौर करें जो मैंने अभी आपको यहाँ पे शो की थी, कि ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं दे आर एक्चुअली present in the form of network throughout the cytoplasm, and with this network several organelles are attached together. यूं समझ लो कि एक सेल जो है ना वो एक कमरे की तरह है, जैसे एक रूम होता है ना उसकी तरह है, एक कंपार्टमेंट है। और इस कंपार्टमेंट में इस तरह से ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का एक जाल बिछा हुआ है। तो उस जाल के साथ कोई सेल ऑर्गेनल किसी जगह पर यूं लटका हुआ है, कोई सेल ऑर्गेनल किसी जगह पर लटका हुआ है, कोई कहीं पर मौजूद है। तो ये इस तरह से न्यूक्लियस को ये मेंटेन कर रहे हैं एक खास जगह पर, दूसरे ऑर्गेनल्स को खास जगहों पर मेंटेन कर रहे हैं। तो ये दरअसल इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का रोल है। अच्छा, और उसके बाद फिर आप देखिए जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल इनके एडिशनल फंक्शंस में ये भी फ्लैजेला और सीलिया, चूंकि फ्लैजेला और सीलिया उसकी कंपोजिशन में माइक्रोट्यूब्यूल्स इन्वॉल्व हैं। ये फ्लैजेला और सीलिया के साथ साथ माइक्रोट्यूब्यूल्स आर आल्सो इन्वॉल्व इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रियोल्स। अभी नेक्स्ट हम सेंट्रियोल्स पढ़ेंगे, उसमें भी आप माइक्रोट्यूब्यूल्स देखेंगे। ठीक है, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स ये इस तरह से मोटिलिटी में भी इन्वॉल्व हैं और सेल डिवीजन के अंदर भी हेल्प करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रियोल्स। इसके अलावा जैसे ये वही सेल डिवीजन वाला रोल है कि मूव द क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। एनिमल सेल में तो ये सेंट्रियोल्स की फॉर्म में मौजूद होंगे, सेंट्रियोल का भी मैं स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता हूं, उसमें भी माइक्रोट्यूब्यूल्स नजर आएंगे। लेकिन प्लांट सेल के अंदर ये माइक्रोट्यूब्यूल्स साइटोप्लाज्म में फ्रीली स्कैटर्ड है। देखो, एक प्लांट सेल उसके साइटोप्लाज्म के अंदर ये माइक्रोट्यूब्यूल्स इस तरह से बिखरे हुए, और एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन यही माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और ये एक स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ये अभी मैं आगे सेंट्रियोल्स के साथ इस एस्पेक्ट को एक्सप्लेन करूंगा। सही है, और इसके साथ साथ ये ऑर्गेनल्स की मूवमेंट में भी इन्वॉल्व है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट फिब्रस स्ट्रक्चर्स कलेक्टिवली नोन एज साइटोस्केलेटन। जी, उसके बाद नेक्स्ट जो ऑर्गेनल है वो है सेंट्रोसोम। दिस टर्म इज यूज्ड फॉर पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स। ठीक है, और ये जो पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स जिसे कलेक्टिवली सेंट्रोसोम कहा है, दिस इज लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल सेल। ये ना सिर्फ एनिमल सेल में आपको मिलेंगे, एनिमल सेल में तो ये टिपिकली प्रेजेंट है, उसका एक खास फीचर है ये, लेकिन इसके साथ साथ दे आर आल्सो फाउंड इन सम इन फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। ठीक है, ये फंजाई लाइक प्रोटिस्ट के पास भी मौजूद हैं। व्हाट आर फंजाई लाइक प्रोटिस्ट?
फंजाई लाइक प्रोटिस्ट के दो ग्रुप्स आपको नेचर में मिलते हैं. वन ऑफ देम आर कॉल्ड स्लाइम मोल्ड्स और दूसरे को कहा जाता है वाटर मोल्ड्स. ठीक है, तो ये फंजाई लाइक प्रोटिस्ट हैं. अच्छा, पहले जमाने में इन फंजाई लाइक प्रोटिस्ट को लोअर प्लांट्स सपोज किया जाता था. इन दोनों ग्रुप्स को क्या कहा जाता था? दे वर सपोज्ड एज, आधे एक मिनट ठहरिएगा, दे वर सपोज्ड, they are supposed as lower plants. तो इस वजह से बास जगहों पर आपको बुक्स में ये लिखा हुआ नजर आता है कि सेंट्रियोल्स आर आल्सो फाउंड इन लोअर प्लांट्स. तो यहाँ पर लोअर प्लांट से मतलब ये है स्लाइम मोड्स एंड वाटर मोड्स, जो कि अब करंट क्लासिफिकेशन में इनको फंजाई लाइक प्रोटिस्ट कहा जाता है. सो सेंट्रियोल्स जो कि एक पेयर की सूरत में मौजूद है, एंड द होल पेयर इज नोन एज सेंट्रोसोम. These centrosomes are found in animal cell and in the cells of fungi like protists, जबकि true plant cells and true fungal cells don't have centrioles. ओके, सो ये इस लिहाज से बड़ा अहम फीचर है जो प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंशिएट करने में इन्वॉल्व होता है. जी आदिल बेटे, क्या सवाल पूछ रहे हैं आप? मैं कह रहा था कि हमने फर्स्ट ईयर में मैक्सोमाइकोटा और oomaicota पढ़ी थी, वही है? वही है जी. स्लाइम मोल्ड्स और मैक्सोमाइकोट और जो वाटर मोल्ड्स हैं वो oomaicota हैं. अच्छा भाई, तो ये सेंट्रोसोम जो कि आपको मैंने बताया कि न्यूक्लियस के करीब इसकी लोकेशन होती है. मुख्तलिफ जो सेल ऑर्गेन्स होते हैं उनकी लोकेशन बाज की बड़ी फिक्स्ड है, तो इस वजह से उनकी लोकेशन के हवाले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. मिसाल के तौर पर जैसे न्यूक्लियस ये सेंटर के अंदर मौजूद होता है और प्लांट सेल में थोड़ा सा साइड पे होगा. और इसी तरह से ये जो सेंट्रियोल्स हैं इनकी भी लोकेशन फिक्स्ड होती है. दे आर ऑलवेज प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस. तो वो एरिया जहां पर ये सेंट्रोसोम मौजूद है उसके लिए टर्म यूज की जाती है सेंट्रोस्फीयर. तो आपने इन तीनों टर्म्स में फर्क याद रखना है. इनमें फर्क क्या है? देखो, centrosome term is used for the whole pair of centrioles, जबकि centrosphere is the region where the centrosome is present, is the region where the centrioles are present. ठीक है, एक सिंगल सेंट्रियोल क्या चीज है? A single centriole is a rod shaped structure. ये सिंगल सेंट्रियोल आप देख रहे हैं और ये दूसरा सेंट्रियोल. So in the form of pair they are not present parallel to each other, they are present at right angle to each other. तो ये अरेंजमेंट भी अक्सर एमसीक्यूज में पूछी जाती है कि हाउ द पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स आर अरेंज्ड टुगेदर. तो इनकी जो अरेंजमेंट है वो पैरेलल नहीं है, इनकी अरेंजमेंट इस तरह से एट राइट एंगल टू ईच अदर होगी. ईच सेंट्रियोल जो कि रॉड शेप स्ट्रक्चर है, इट इज मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. यहां पर नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स के हवाले से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो उसमें देखिए कि ईच सेंट्रियोल कंसिस्ट ऑफ 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल. ये आप देख रहे हैं, 1 ट्रिपलेट, ये एक ट्रिपलेट हो गया, फिर इसी तरह से ये दूसरा ट्रिपलेट हो गया, तीसरा ट्रिपलेट. तो टोटल 9 ट्रिपलेट्स सर्कुलरली अरेंज टुगेदर टू मेक अ सिंगल सेंट्रियोल. चूंकि ये 9 ट्रिपलेट्स हैं एंड ईच ट्रिपलेट कंसिस्ट ऑफ 3 microtubules, therefore total how many microtubules are present in each centriole? तो 9 हाँ जी 27. यस, 9 into 3, तो ये आंसर हो गया 27. और चूंकि एक सेल के अंदर 2 सेंट्रियोल्स अमूमन प्रेजेंट होते हैं, तो इस तरह से इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 54. ठीक है, 54. अच्छा, अभी यहां पर गिनती खत्म नहीं हुई, अभी आगे देखिए कि ये जो सिंगल पेयर ऑफ सेंट्रियोल है, ये आपको एक नॉन डिवाइडिंग सेल में सिंगल पेयर नजर आ रहा है. बट जस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन, व्हेन सेल अंडरगोस सेल डिवीजन, at that time this single pair of centriole is duplicated. ये डुप्लीकेट हो जाएगा, इससे 2 पेयर्स राइज हो जाएंगे. अब यहां पर बड़ी कंफ्यूजन है, बास बच्चे समझते हैं कि ये सेंट्रियोल कोई सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर है. दिस इज नॉट सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर. देखो, सेल्फ रेप्लिकेशन के लिए अपनी मशीनरी का होना जरूरी है. जैसे मिसाल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी आप देखेंगे उनके पास डीएनए, उनके पास आरएनए, उनके पास राइबोसोम और डिफरेंट प्रोटीन अपनी मौजूद है. तो सेंट्रियोल्स के पास ये सारे लवाजमात मौजूद नहीं है. Therefore, सेंट्रियोल इज नॉट अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग बट इट डुप्लीकेट्स. तो ये डुप्लीकेशन कैसे होती है? सेल की मशीनरी इनकी डुप्लीकेशन करेगी. एंड दिस सिंगल पेयर इज ट्रांसफॉर्म इनटू
2 pairs just before the start of cell division, and during cell division ये 2 pairs की फॉर्म में आपको सेल में मिलेंगे। लिहाजा जब ये क्वेश्चन नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स का पूछा जाए तो उसमें आपने गौर कर लेना है कि वो किस स्टेज में आपसे पूछ रहा है। मिसाल के तौर पर देखो, ये सेल की जो लाइफ होती है उसे क्या कहा जाता है? द होल लाइफ ऑफ द सेल, उसे कहते हैं सेल साइकिल। उसे क्या कहते हैं? सेल साइकिल। तो सेल साइकिल में डिफरेंट फेजेस आपने पढ़े होंगे। वन ऑफ देम इज नोन एज एम फेज, G1 फेज, ठीक है, S फेज और G2 फेज। तो इस तरह से ये डिफरेंट फेजेस हैं। तो ये G1 से लेकर और फिर ये आगे G2 तक, ये सारे जो फेजेस हैं इनको क्या कहा जाता है? ये कलेक्टिवली कहलाते हैं इंटरफेज। इंटरफेज का मतलब है नॉन डिवाइडिंग फेज, नॉन डिवाइडिंग फेज ऑफ द सेल्स लाइफ। तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन एम फेज के दौरान ये 2 पेयर्स होंगे। अदरवाइज इंटरफेज में जब भी आपसे पूछा जाए तो आपने इंटरफेज में इनको सिंगल पेयर अज्यूम करना है, अनलेस कि आपसे ये कहा जाए कि इन लेट इंटरफेज। लेट इंटरफेज का मतलब होगा जस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन। तो उस लेट इंटरफेज में ये 2 पेयर्स बन चुके होंगे, बट इन इंटरफेज अगर कहा जाए तो उसमें इसको आपने 2 पेयर्स कभी भी अज्यूम नहीं करना, सिंगल पेयर ही अज्यूम किया जाएगा इसे, सही। और इसी तरह से अगर आप G1 फेज में इसका नंबर आपसे पूछ रहे हैं, S फेज में या G2 में, तो ऐसी सूरत में आप ये इसको सिंगल पेयर ही तस्वर करेंगे जब तक कि ये ना कहा जाए कि इन लेट G2 फेज या इन लेट इंटरफेज, तो तब आप इसको 2 सपोज करेंगे। और इसी तरह से एम फेज में भी ये 2 पेयर्स हो जाएंगे। तो अगर ये 2 पेयर्स हो गए तो नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने हो जाएंगे? 54 प्लस 54, तो ये कितना हो गया नंबर? 108। तो ये आपने नंबर जी, तो इन नंबर से आप जरूर वाकिफ हो, इनसे फैमिलियर हो, ताकि अगर ये इस तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकें। अच्छा, अब जरा देखिए कि ये जो सेंट्रियोल्स हैं इनका रोल है क्या। सेंट्रियोल बेसिकली जो कि एक पेयर ऑफ रॉड शेप स्ट्रक्चर है, ये प्रॉपर्टी सारी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सेंट्रियोल्स बेसिकली किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? सेंट्रियोल जब ये डुप्लीकेट हो जाते हैं और 2 पेयर्स बन जाते हैं इनमें से, तो ये 2 पेयर्स मूव करके अपोजिट पोल्स की तरफ चले जाते हैं। इस तरह से सेल के अंदर बाइपोलैरिटी क्रिएट हो जाती है, 2 पोल्स स्टैब्लिश हो जाते हैं। और जब ये 2 पोल्स स्टैब्लिश कर लेंगे तो इस तरह से अब देखिए इन 2 पोल्स से 3 किस्म के माइक्रोट्यूब्यूल्स रेडिएट करेंगे। वन ऑफ देम आर कॉल्ड एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, द सेकंड वन आर कॉल्ड पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड द थर्ड वन आर कॉल्ड काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। 3 किस्म के ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो इन सेंट्रियोल्स के 2 पेयर से ओरिजिनेट होंगे। याद रखो कि जो एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द पोल्स, बट पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स आर एक्सटेंडेड फ्रॉम वन पोल टू अनदर। यहां पर ये डायग्रामेटिक मिस्टेक आपको नजर आ रही है कि ये पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स को डिसकंटिन्यूअस लिखा है। एक्चुअली पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स आर नॉट डिसकंटिन्यूअस, दे आर कंटिन्यूअस फ्रॉम वन पोल टू अनदर। इनको कंटिन्यूअस माइक्रोट्यूब्यूल भी कहा जाता है। जबकि डिसकंटिन्यूअस माइक्रोट्यूब्यूल्स आर काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल, जो कि एक पोल से ये क्रोमोसोम के तक वो एक्सटेंडेड होते हैं और क्रोमोसोम कि सेंट्रोमियर में एक पार्ट होता है जैसे काइनेटोकोर कहते हैं, उसके साथ ये ज्वाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इनको काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स कहा जाता है। याद रखो कि ये जो काइनेटोकोर है, काइनेटोकोर इज अ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन फाउंड इन द सेंट्रोमियर, ठीक है। इट इज अ प्रोटीन। काइनेटोकोर क्या चीज है? इट इज अ प्रोटीन। इसको नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी कहा जाता है। दिस इज नॉन हिस्टोन। वैसे तो क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन होती है ना, बट दिस इज एक्चुअली अ नॉन हिस्टोन प्रोटीन इन सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम, इन सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर में पाए जाने वाली एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन है विच इज नोन एज काइनेटोकोर। तो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स जिनको हमने काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स कहा गया है, तो यहां पर अक्सर एमसीक्यू पूछा जाता है कि क्या ये भी काइनेटोकोर के बने हुए होते हैं? नो। Keep in your mind that microtubules are always made up of which protein? Tubulin. ये कंपोजिशन याद रखिएगा माइक्रोट्यूब्यूल्स की, ये ट्यूबुलिन के बने हुए हैं। बेशक इनका नाम ये काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल है, वो नाम सिर्फ इस वजह से दिया है कि ये चूंकि काइनेटोकोर रीजन पर जाकर बाइंड करते हैं क्रोमोसोम के ऊपर, इस वजह से, सही है। अच्छा, तो इनमें से 3 किस्म के ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स मैंने आपको बताए, बता दें काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स की।
जी बेटा देखो, ये जो काइनेटोकोर रीजन मैंने आपको बताया ना कि दिस इज a non-histone protein region of the centromere. सेंट्रोमेयर जो होता है ना क्रोमोसोम का, उसके अंदर यहाँ पर एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। नॉन हिस्टोन से मतलब है कि क्रोमोसोम के अंदर जो बकाया प्रोटीन है वो हिस्टोन प्रोटीन्स है, सही। लेकिन ये वाली जो प्रोटीन है ये नॉन हिस्टोन है, यानी अदर देन हिस्टोन है। तो इस नॉन हिस्टोन प्रोटीन का नाम है काइनेटोकोर प्रोटीन। तो काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ चूंकि इन फाइबर्स ने इंटरेक्ट करना होता है, उसके साथ अटैच करना होता है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल। दिस डजंट मीन दैट दे आर मेड अप ऑफ काइनेटोकोर, ठीक है। ये काइनेटोकोर प्रोटीन के बने हुए नहीं है, ये बने तो ट्यूबुलिन प्रोटीन के हैं, लेकिन चूंकि इनकी अटैचमेंट होगी काइनेटोकोर के साथ, इस बुनियाद पर इनको ये नाम दिया गया, सही। अच्छा, तो अब ये तीन किस्म के माइक्रोट्यूब्यूल्स में से अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए क्रोमोसोम के साथ कौन कौन से माइक्रोट्यूब्यूल इंटरेक्ट करते हैं, एस्ट्रल, पोलर और काइनेटोकोर, या तीनों, या कोई दो, कौन से? शाबाश, क्या आपको महसूस हो रहा है? सर पोलर तो नहीं करते। Only kinetochore microtubule interact with the chromosomes. ना तो ये पोलर माइक्रोट्यूब्यूल क्रोमोसोम्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, ना एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल इंटरेक्ट करेंगे, ओके। ओनली द काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल अटैच विद chromosome, attached with centromere, attached with kinetochore region of the centromere of the chromosome, okay। अच्छा, तो अब जब सेल डिवीजन का वक्त होता है तो उस दौरान में क्या होगा कि ये जो आपको स्ट्रक्चर बना हुआ नजर आ रहा है इन स्पिंडल फाइबर्स के जरिए, इसको कहते हैं माइटोटिक apparatus. दिस स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर इज नोन एज माइटोटिक apparatus. व्हाट इज स्पिंडल? द टर्म स्पिंडल इज यूज फॉर, स्पिंडल क्या है? स्पिंडल बेसिकली एक धागे का गुच्छा है। जैसे हम एक किसी स्टिक के ऊपर धागे को लपेटते जाएं, तो आप देखेंगे कि वो सेंटर से यूं मोटा हो जाएगा और उसके एंड्स थोड़े से यूं पतले होंगे। दैट गुच्छा ऑफ द धागा इज नोन एज स्पिंडल। उसके लिए ये स्पिंडल वर्ड यूज किया जाता है। और चूंकि इसकी शक्ल, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ स्ट्रक्चर, चूंकि इसकी शक्ल वो स्पिंडल की तरह की है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज, these are called spindle fibers. इनको इस वजह से स्पिंडल फाइबर्स कहा गया। ये हमारी जो आंख की शक्ल है ये भी स्पिंडल शेप होती है। बेसिकली इस स्ट्रक्चर के लिए जो टर्म यूज की जाती है वो माइटोटिक apparatus है। यहां पर ये बात भी क्लियर कर ले माइंड में कि ये माइटोटिक apparatus सिर्फ माइटोसिस में नहीं बनता बल्कि मियोसिस में भी बनता है, लेकिन वहां पर भी इसको माइटोटिक apparatus ही कहा जाता है, ठीक है। उसके लिए अलग से इसको मियोटिक apparatus नहीं कहते, माइटोटिक apparatus ही कहा जाता है इसे। अच्छा, ये माइटोटिक apparatus कहां से ओरिजिनेट हुआ है? आपसे अगर पूछा जाए कि एनिमल सेल में माइटोटिक apparatus का ओरिजिन कहां से हुआ? सेंट्रियोल सर। सेंट्रियोल से। और सेंट्रियोल कहां से ओरिजिनेट होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल से। माइक्रोट्यूब्यूल से सर। जी बिल्कुल। अच्छा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या प्लांट सेल की डिवीजन के दौरान, जब प्लांट सेल में माइटोसिस होगा, तो क्या वहां पर ये माइटोटिक apparatus बनेगा? ये स्पिंडल फाइबर्स स्टैब्लिश होंगे जब प्लांट सेल के अंदर? नो सर। यस यस, ये बनेंगे वहां पर, ठीक है। वहां पर भी स्पिंडल फाइबर्स स्टैब्लिश होंगे। वो कैसे? वो इस तरह से कि मैंने अभी आपको बताया था कि प्लांट सेल के अंदर कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स साइटोप्लाज्म में फ्रीली डिस्पर्स्ड होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो साइटोप्लाज्म में फ्रीली डिस्पर्स्ड होंगे, फ्रीली डिस्पर्स्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, फ्रीली डिस्पर्स्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स in plant cell cytoplasm, they organize themselves to make this spindle shaped structure. But this spindle shaped structure, जिसको माइटोटिक apparatus कहा जाएगा, it lacks astral microtubule. आपको यहां पर ये astral microtubule नजर आ रहे हैं दोनों पोल्स के ऊपर, but these astral microtubules are absent in case of plant mitotic apparatus. यहां पर ये मौजूद नहीं है। Plant mitotic apparatus consist of only polar microtubules and kinetochore microtubules, okay? लेकिन एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स ये प्लांट सेल के माइटोटिक apparatus में मौजूद नहीं है। लिहाजा अगर आपसे ये डिफरेंस का कोई इस तरह क्वेश्चन पूछा जाए, किसी एमसीक्यू में डिफरेंस का कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जा रहा है, तो उसमें आपने ये पॉइंट याद रखना है कि प्लांट और एनिमल के माइटोटिक apparatus में ना सिर्फ ओरिजिन का फर्क है,
plant mitotic apparatus originates from freely dispersed microtubule of the cytoplasm, जबकि animal mitotic apparatus originates from centrioles. बल्कि इसके साथ साथ इनके स्ट्रक्चर में भी फर्क है, जैसे प्लांट माइटोटिक apparatus lacks astral microtubules, जबकि एनिमल माइटोटिक apparatus में astral microtubules भी प्रेजेंट है. अच्छा, अगर मैं आपसे ये यहाँ पर सवाल पूछता हूं कि बताइए ये जो फ्रीली डिस्पर्स माइक्रोट्यूब्यूल हैं प्लांट के साइटोप्लाज्म में और दूसरी तरफ ये एनिमल के पास जो सेंट्रियोल्स हैं, क्या दोनों स्ट्रक्चरली एक जैसे हैं या मुख्तलिफ हैं? सर एक जैसे होंगे सर. क्यों एक जैसे होंगे भाई? ये देखो जो सेंट्रियोल्स हैं वो तो अभी आपको मैंने बताया कि दे हैव कैरेक्टरिस्टिक अरेंजमेंट ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल. ठीक है, ये ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल सर्कुलरली अरेंज होकर सेंट्रियोल फॉर्म करते हैं. तो ये तो एक बड़ा कॉम्पैक्ट सा स्ट्रक्चर है ना सेंट्रियोल. जबकि ये जो फ्रीली डिस्पर्स माइक्रोट्यूब्यूल है, क्या इनका स्ट्रक्चर ऐसा कॉम्पैक्ट है? तो क्या स्ट्रक्चरली इनको अलाइक कहा जा सकता है? नो, दे आर नॉट स्ट्रक्चरली अलाइक. बट अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये फ्रीली डिस्पर्स माइक्रोट्यूब्यूल और सेंट्रियोल्स, क्या इन दोनों का फंक्शन सेम है या डिफरेंट है? तो अब क्या कहेंगे आप? सेम है सर. सेम है. तो दो ऐसी चीजें जो स्ट्रक्चरली मुख्तलिफ हों बट फंक्शनली अलाइक हों, उनको क्या कहना चाहिए? ये एनालोगस है एक दूसरे के या होमोलोगस हैं? इनके लिए क्या सुटेबल टर्म है? व्हाट डू यू थिंक? क्या कहेंगे? एनालोगस नॉट होमोलोगस. ओके, सो दे आर एक्चुअली एनालोगस टू ईच अदर. एनालोगस कोई दो ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे जो स्ट्रक्चरली एक दूसरे से मुख्तलिफ बट फंक्शनली अलाइक हो, और होमोलोगस इसके बरक्स होता है. ये होमोलोगस कोई ऐसी चीजें होती हैं जो स्ट्रक्चरली तो एक जैसे होते हैं लेकिन फंक्शनली डिफरेंट होते हैं. तो ये दोनों दरअसल एनालोगस हैं टू ईच अदर. ओके, ये टर्म यहां पर अप्लाई होगी. तो इस वजह से हम प्लांट सेल में अमूमन ये कहते हैं, ये स्टेटमेंट देते हैं कि इन प्लांट सेल एन एनालोगस रीजन ऑफ द सेंट्रियोल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक apparatus. ठीक है, एनिमल सेल प्लांट सेल के अंदर माइटोटिक apparatus कौन बनाता है? तो एक एनालोगस रीजन बनाता है सेंट्रियोल का. खुद सेंट्रियोल नहीं होंगे बट एन एनालोगस रीजन ऑफ द सेंट्रियोल इज फाउंड इन द प्लांट सेल इन द फॉर्म ऑफ फ्रीली डिस्पर्स्ड माइक्रोट्यूब्यूल दैट ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स टू मेक माइटोटिक apparatus. ओके जी, तो ये सेंट्रियोल्स की कहानी थी. उसके बाद अब आप देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस टुडेज लेक्चर. माइटोकॉन्ड्रिया, टर्म माइटोकॉन्ड्रिया इज यूज्ड फॉर डबल मेम्ब्रेनस रॉड शेप स्ट्रक्चर्स. ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं. अब तक हम जितने स्ट्रक्चर्स पढ़ते आ रहे थे वो मोस्टली सिंगल मेम्ब्रेनस थे, सिवाय वो जो हमने पढ़े थे राइबोसोम, वो नॉन मेम्ब्रेनस थे. बाकी सारे सिंगल मेम्ब्रेनस. लेकिन ये जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं, दे आर डबल मेम्ब्रेनस रॉड शेप स्ट्रक्चर. समटाइम इनके लिए फिलामेंटस टर्म भी यूज की जाती है. तो ये जो रॉड शेप स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, डबल मेम्ब्रेनस रॉड शेप स्ट्रक्चर, इसमें एक मेम्ब्रेन ये बिल्कुल स्मूथली सराउंड कर रही है इनको, और जबकि दूसरी मेम्ब्रेन ये अंदर की तरफ इस तरह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म कर रही है. तो ये दो मेम्ब्रेन्स हैं. वन ऑफ देम इज कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन एंड द अदर इज नोन एज इनर मेम्ब्रेन. And between these two membrane there is a compartment, there is a space known as intermembrane space. दरअसल ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इस इनर मेम्ब्रेन ने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो कंपार्टमेंट्स क्रिएट कर दिए हैं. एक कंपार्टमेंट को तो हम कह रहे हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. व्हाट इज द नेम यूज फॉर द अदर कंपार्टमेंट? तो अदर कंपार्टमेंट को कहते हैं मैट्रिक्स. ओके, सो इन दिस वे टू कंपार्टमेंट्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन द माइटोकॉन्ड्रियन. माइटोकॉन्ड्रियन सिंगुलर वर्ड है और माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल है. सही है, तो ये दो कंपार्टमेंट्स हैं. यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू कंपार्टमेंट्स. और इसी तरह से आपको ये इनर और आउटर मेम्ब्रेन की कंपोजिशन में और स्ट्रक्चर में भी फर्क पता होना चाहिए. ये पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है यहां से एमसीक्यूज के लिए. जैसे मिसाल के तौर पर आउटर मेम्ब्रेन, पहली बात तो ये याद रखिए कि दिस इज वेरी पुअर इन प्रोटीन्स. इसके अंदर प्रोटीन्स की तादाद कम होती है. इट इज पुअर इन प्रोटीन. यहां पर प्रोटीन्स कम है, और स्पेशली एक प्रोटीन होती है पोरेंस. पोरेंस यहां पर प्रेजेंट है इस आउटर मेम्ब्रेन के अंदर, पोरेन. और पोरेन की वजह से इट इज वेरी मच परमिएबल फॉर मैनी थिंग्स.
ठीक है, इट इज नॉट सेमी परमिएबल प्योरली, ये पोरेंस की वजह से इट इज परमिएबल फॉर मेनी थिंग्स। सेकेंडली, ये जो आउटर मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं, दिस इज स्मूथ, ये स्मूथ है, किसी किस्म की कोई इनफोल्डिंग्स नहीं बनाती है, ये स्मूथ है। बट द इनर मेम्ब्रेन इज रिच, इट इज रिच इन प्रोटीन कंटेंट। यहां पर आपको प्रोटीन्स बहुत ज्यादा नजर आएंगी, स्पेशली आपको यहां पर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, इसके अंदर आपको प्रोटॉन पंप्स मिलेंगे, प्रोटॉन पंप्स यहां पर मिलेंगे। अच्छा, फिर इसके अलावा आपको यहां पर एटीपी सिंथेज मिलेंगे। सो ऑल दीज कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ये सब कुछ मिलेगा। यहाँ पर अक्सर एमसीक्यूज बने होते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन या आउटर मेम्ब्रेन या मैट्रिक्स। तो ये आप हर एक रीजन के जो कंपोनेंट्स हैं उनको जरूर ज़हनशीन करते जाएं, सही। तो ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, दिस इज ट्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अच्छा, अब आप देखिए कि ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, दिस इज नॉट स्मूथ, दिस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन forms enfoldings, it forms enfoldings, और उन enfoldings को क्या कहा जाता है? Those enfoldings are called cristae, enfoldings which are called cristae। ये cristae inward invaginations होती हैं, ये enfoldings है, these are not outfoldings, okay, ये अंदर की तरफ ये बनी हुई है। These cristae have some particles on their surface, some particles which are projected on their surface, those particles are called stark particles। इनके लिए टर्म यूज की जाती है stark particles, या फिर इनको elementary particles कहा जाता है, elementary particles। दरअसल ये stark particles या elementary particles ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल पार्टिकल है। One of its part is known as F0 portion, which is embedded into the membrane, whereas F1 portion is projected on the membrane। आपके ख्याल में F0 portion और F1 portion में से हाइड्रोफोबिक कौन सा होगा? हाइड्रोफोबिक रीजन इसका कौन सा होना चाहिए? F0 पोर्शन होना चाहिए जी, F0 होना चाहिए। क्यों? शाबाश, F0 क्यों होना चाहिए? मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है, गुड, क्योंकि मेम्ब्रेन का जो अंदर का मैट्रिक्स है वो तो लिपिड बायलेयर पर मुश्तमिल है और उसके अंदर कोई हाइड्रोफोबिक चीज ही पेनिट्रेट कर सकती है। कल भी इस बात का जिक्र हो रहा था, कोई हाइड्रोफिलिक चीज उसके अंदर रहने की जरूरत नहीं करती। तो इस वजह से ये जो F0 पोर्शन है, F0 पोर्शन, दिस इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर, हाइड्रोफोबिक, और इसके मुकाबले में ये जो F1 पोर्शन है, दिस इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर, और इसी वजह से ये सरफेस के ऊपर एक्सपोज्ड है। दरअसल ये जो F0 पोर्शन है, दिस इज चैनल फॉर हाइड्रोजन आयन, इट एक्ट एज चैनल फॉर हाइड्रोजन आयन, इट एक्ट्स एज चैनल फॉर हाइड्रोजन आयन, ये हाइड्रोजन आयन का चैनल है। लेकिन जो F1 पोर्शन है, दिस इज इनफैक्ट एटीपी सिंथेज, ये बुनियादी तौर पर एटीपी सिंथेज किस्म का एंजाइम है जिसने एटीपी की फॉर्मेशन करनी होती है। इसने एडीपी के अंदर फॉस्फेट को ऐड करके उसको एटीपी में कन्वर्ट करना होता है। तो दिस एटीपी सिंथेज इज बेसिकली F1 पोर्शन व्हिच इज प्रोजेक्टेड ऑन द सरफेस। यहां पर अक्सर ये भी पूछा जाता है कि भाई ये F1 पोर्शन ये किस साइड पर प्रोजेक्टेड है, टुवर्ड्स इंटरमेम्ब्रेन स्पेस और टुवर्ड्स मैट्रिक्स। सो दिस इज क्वाइट क्लियर दैट दिस इज टुवर्ड्स मैट्रिक्स। ये इस वजह से सारी बातें मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट कर रहा हूँ कि आप रियलाइज कर लें, ऐसा ना हो कि एग्जाम में जब ये आए तो एकदम आप सोच में पड़ जाएं कि ये किस तरफ था। तो ये तवज्जो देनी है इन सारे पॉइंट्स के ऊपर आपने, ठीक है भाई। अच्छा, तो अब आप देखिए कि ये जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और मैट्रिक्स, इन दोनों में क्या फर्क है। देखो, ये जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, बजाहिर ये एक हॉलो स्पेस होती है। इस हॉलो स्पेस में अमूमन हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट स्टैब्लिश होता है, इट स्टैब्लिशेस H आयन ग्रेडियंट। ये H आयन ग्रेडियंट क्या चीज है? इसको प्रोटॉन ग्रेडियंट भी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रोटॉन ग्रेडियंट। सो दिस प्रोटॉन ग्रेडियंट इज स्टैब्लिश ड्यूरिंग द एटीपी सिंथेसिस। जब सेलुलर रेस्पिरेशन होगी, यहाँ पर
इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो की वजह से, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से यहाँ पर प्रोटॉन्स accumulate करेंगे and those protons will be utilized in the activation of this ATP synthase and as a result ATPs will be formed. We will discuss this whole phenomenon in detail in bioenergetics portion. ठीक है, वहां पर हम आपको ये बताएंगे सारा मैकेनिज्म कैसे ऑपरेट हो रहा है. बहरहाल ये प्रोटॉन ग्रेडियंट या HN ग्रेडियंट स्टैब्लिश करता है. लेकिन ये जो मैट्रिक्स है इट हैज सेवरल अदर फंक्शंस. जैसे मैट्रिक्स इसके पास आप देख रहे हैं कि अपना डीएनए मॉलिक्यूल मौजूद है. इट हैज several copies of its own DNA molecule. Several copies. Several types of DNA नहीं है. DNA एक ही किस्म का होगा but there are several copies of that DNA. But this DNA is circular DNA. This DNA is circular double-stranded DNA. Circular double-stranded DNA इसके पास मौजूद है. And this circular double-stranded DNA is typically prokaryotic in nature. ये prokaryotic DNA. Secondly, इसके पास all types of RNA, ribosomal RNA, messenger RNA, transfer RNA इसके अपने. And third, ये इसके पास अपने ribosomes मौजूद हैं, which are in fact 70S type of ribosomes. तो ये सारी चीजें इसके पास अपनी है. इससे ये समझ में आता है हमें कि ये जो चीजें आपको मैंने बताई हैं कि इस डबल मेम्ब्रेनस रॉड शेप स्ट्रक्चर के अंदर डीएनए की जो प्रेजेंस मैंने आपको बताई, इसका अपना जीनोम है. इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि इसके अंदर ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए मौजूद हैं और इसके साथ साथ इसमें 70S राइबोसोम है. सो प्रेजेंस ऑफ ऑल दीज थिंग इंडिकेट्स दैट द माइटोकॉन्ड्रियन हैज इट्स ओन जेनेटिक सिस्टम. इसके पास इसका अपना जेनेटिक सिस्टम मौजूद है. यानी इसका मतलब यह है कि इट इज कैपेबल टू प्रोड्यूस इट्स ओन प्रोटीन. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल टू मेक इट्स प्रोटीन. जो भी इसको प्रोटीन रिक्वायर्ड है उसकी इंफॉर्मेशन एक्चुअली इसके अपने पास मौजूद है और उसके जरिए वो अपनी प्रोटीन्स, अपने एंजाइम्स खुद तैयार करता है. तो इस तरह से ये एक सेल्फ जेनेटिक सिस्टम रखने वाला ऑर्गेनल है. ना सिर्फ इसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टीज हैं बल्कि इसमें ये देखा गया है कि आप माइटोकॉन्ड्रिया में आप देखेंगे कि सेल्फ जेनेटिक सिस्टम के साथ साथ ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल्स भी हैं. डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द सेल, अगर सेल किसी मुश्किल हालत में मौजूद है, जैसे अगर किसी शख्स को जोश आ जाए और वो एक्सरसाइज रेगुलर करना शुरू कर दे और उसके मसल्स बिल्ट होने लगे तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी इंक्रीज हो जाते हैं क्योंकि सेल की एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है ना. तो इस वजह से ये नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ये इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे, इनका नंबर बढ़ना शुरू हो जाएगा. एंड दे आर कैपेबल टू डिवाइड देमसेल्व्स. सो दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल्स. And it is also observed that if they are carefully fractionated from the cell and they are placed in a medium, they can survive outside the cell. So ये सारी जो आपको प्रॉपर्टीज यहाँ पे बतलाई हैं इसके मैट्रिक्स के हवाले से, because of these properties, it is assumed that it is suggested that the mitochondria are organisms within organism. इसका मतलब ये है कि they show एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन. एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन का ये आइडिया इंडिकेट करते हैं. यानी ऐसा हुआ होगा कि ये कोई इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म होंगे. जैसे ये वाली जो इनर मेम्ब्रेन है ना, ये दरअसल इनकी आउटर एक्चुअली एक मेम्ब्रेन होगी इन ऑर्गेनिजम्स की, और जब इनको किसी सेल ने एनगल्फ किया होगा तो ये सेल की मेम्ब्रेन के गिर्द इस तरह से एनक्लोज होगी और यूं ये सेल के अंदर दाखिल हो गए. तो बजाय सेल इसको डाइजेस्ट कर देता, इसने अपना दोस्त बना लिया और ये इस तरह से इनके साथ अब सर्वाइव कर रहा है. तो यूं ये अज्यूम किया जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया किसी दौर में शायद कोई इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म रहे हों. तो ये अक्सर एमसीक्यू बनता होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज एन ऑर्गेनिज्म विद एन ऑर्गेनिज्म. तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ये बात पूछी जा रही है. ठीक है जी, तो इस हवाले से अब आप देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है. जी आदिल बेटे क्या सवाल है? सेम goes in chloroplast, वो भी क्या organisms within organisms? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात उसके मुतालिक भी कही जाती है और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम भी कहेंगे उसके मुतालिक. अच्छा बेटे, तो अब देखो इसका जो रोल है माइटोकॉन्ड्रिया का. माइटोकॉन्ड्रिया आर बेसिकली साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन जो कि एक प्राइम इंपॉर्टेंस रखने वाला एक मेटाबॉलिक इवेंट है हमारे बॉडीज के अंदर. तो सेलुलर रेस्पिरेशन की ये साइट है एंड बिकॉज of the site of cellular respiration, mitochondria are generally called as powerhouse of the cell, because cellular respiration is the activity that
transform energy, that transform one chemical form of energy into another chemical form of energy. ठीक है, ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं दे कैन ऑल्सो ट्रांसफॉर्म एनर्जी, लेकिन वो रेडिएंट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करते हैं. बट आप ये याद रखो कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, सेलुलर रेस्पिरेशन ट्रांसफॉर्म केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, और इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल. तो सेलुलर रेस्पिरेशन आपने पढ़ी होगी, ये दो किस्म की होती है. वन ऑफ देम इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अदर इज एनारोबिक रेस्पिरेशन. सो यहाँ पर क्वेश्चन ये राइज होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया ये कौन सी रेस्पिरेशन के साथ कंसर्न है, एरोबिक के साथ या एनारोबिक के साथ, या दोनों के साथ? आपका क्या ख्याल है भाई? एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन से. पक्की बात है, एनारोबिक से कोई ताल्लुक नहीं है इसका. नो सर. वेरी गुड, आपको जरूर डॉक्टर बनना चाहिए. तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन से इसका कोई लिंक नहीं है, ये सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन के साथ कंसर्न है. एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो दो किस्म की होती है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और इन दोनों पाथवेज में माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है. ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्मिक इवेंट्स हैं. बट द एरोबिक रेस्पिरेशन which consists of 4 different events: glycolysis, oxidation of pyruvate, also known as link reaction, Krebs cycle, and the respiratory chain. तो ये 4 स्टेप्स. तो यहाँ पर दूसरा सवाल बनता है, क्या माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन के इन चारों स्टेप्स के साथ कंसर्न है या किसी स्पेसिफिक के साथ? तो क्या समझते हैं आप? ग्लाइकोलिसिस के अलावा सबके साथ है. ग्लाइकोलिसिस. शाबाश, गुड, ग्लाइकोलिसिस तो नहीं होती. वेल डन, वेल डन. आप लोग यकीनन डॉक्टर बनेंगे. तो ये ग्लाइकोलिसिस के अलावा बाकी. जी बेटा, मैंने क्या इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल जी. तो देखिए ना, आप इंशाल्लाह हमसे ये बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपका हक बनता है डॉक्टर बनने का. तो जी बेटे, ये देखो, ये सिवाय ग्लाइकोलिसिस के बाकी सारे इवेंट्स ये माइटोकॉन्ड्रिया के साथ कंसर्न है. ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा इवेंट है जो इवन एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी इंक्लूड होता है, और ये साइटोप्लाज्मिक इवेंट है. बाकी सारे ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर परफॉर्म होंगे. ठीक है, बाकी इनकी डिटेल हम ये जब आगे सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ेंगे वहां पर जाकर आपको बताएंगे. तो वहां पर और कई बातें माइटोकॉन्ड्रिया से रेलेवेंट वहां पर निकलेंगी. उन बातों को भी आपने माइटोकॉन्ड्रिया के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है. वो हम बायोएनर्जेटिक्स में ओपन करेंगे. सही. अच्छा, अब देखो, इस हवाले से ये एक दो क्वेश्चन हम यहाँ पे ले लेते हैं कि विच इज वन ऑफ द मेन एनर्जी ट्रांसफॉर्मर ऑफ द सेल. एनर्जी ट्रांसफॉर्मर, ये कुछ गड़बड़ हो गई. तो यहाँ पर बगैर किसी शक के हम माइटोकॉन्ड्रिया को पिक कर सकते हैं. ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मर है हमारे सेल्स के. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा देखो, अ सेल हैज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर: एंजाइम्स, डीएनए, राइबोसोम, plasma membrane and mitochondria. So it could be a cell from बैक्टीरियम हो सकता है. ये माइटोकॉन्ड्रिया का नाम आते ही आप इसको एक्सक्लूड करते हैं, भाई बैक्टीरियम तो हो ही नहीं सकता ये. सही है. अच्छा, क्या ये एनिमल सेल हो सकता है बट नॉट प्लांट सेल? तो यहां पर देखो, कोई ऐसी हमें चीज नजर आ रही है कि जो कि टिपिकली एनिमल सेल में हो, प्लांट में ना हो? ऐसा कोई चीज नजर नहीं आ रही हमें. कोई एंजाइम है उसमें, डीएनए, राइबोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया तो दोनों में होते हैं. डी ऑप्शन. तो इस वजह से ये सेकंड भी नहीं हो सकता. अब प्लांट बट नॉट एनिमल सेल, ये भी कोई ऐसा यहाँ पर टिपिकल प्लांट स्ट्रक्चर भी नहीं गिवन, तो इस वजह से इसको भी एक्सक्लूड कर दें. अब प्लांट और एन एनिमल सेल, ये बिल्कुल रेलेवेंट ऑप्शन बन रहा है कि दोनों में से कुछ भी हो सकता है. ठीक है, लेकिन ये कहना है कि भाई एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ये तो है नहीं, हवा में तीर चलाने वाली बात है. तो ये हरगिज नहीं है, इसको आपने पिक करना, क्योंकि इसमें तो फिर बैक्टीरिया भी आ जाते हैं ना. तो इस वजह से ये भी नहीं होगा. सो द राइट आंसर इज डी. ठीक है, यहां पर डी इज द राइट आंसर. एंड दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर. जी बेटा, कोई और सवाल है तो पूछिए. जज़ाकल्लाह सर. Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.